यह वीडियो होयसल वंश पर है, होयसल डिनेस्टी पर है जो दक्षिण भारत में थी और न्यूज़ में भी है क्योंकि यूनेस्को ने जो है होयसलों के जो पवित्र ऑन्सेम्बल्स हैं, जो मंदिरों का जो समूह है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया विश्व विरासत सूची में और 42वें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और ये कर्नाटक में है। ये 3 मंदिर हैं जो होयसलों ने निर्मित करवाए थे, उनको शामिल किया गया है। चेन्नकेशव टेम्पल ये बेल्लूर में है, होयसलेश्वर टेम्पल हैलेबीड में है, इनकी राजधानी है, द्वार समुद्र कहते थे इसको। केशव टेम्पल सोमनाथपुर में है। अच्छा, जैसे मैंने कहा ये पवित्र समूह है मंदिरों का जिसको 42nd साइट के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले भी कर्नाटक के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को में शामिल हैं, हम्पी, पट्टडकल, पश्चिमी घाट एंड ये चौथे ये सैक्रेड ऑन्सेम्बल्स ऑफ होयसल्स, यानी कि टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की कर्नाटक में 4 हैं, हो गई हैं। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा सा क्योंकि इस टेम्पल को शामिल किया गया है तो इसके आर्किटेक्चर, इसके विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चेन्नकेशव टेम्पल, इसको विजय नारायण टेम्पल भी कहते हैं, यानी चेन्नकेशव मंदिर का दूसरा नाम है विजय नारायण मंदिर। और विष्णुवर्धन जो इस वंश का एक प्रमुख शासक था जिसके विषय में भी डिस्कस करेंगे, जो 12वीं शताब्दी में जिसने शासन किया उसने इसके मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया था 1117 ईस्वी में। ये बेलूर में है और जो कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यागची नीवर यहाँ से गुजरती है और ये चेन्नकेशव टेम्पल भगवान विष्णु यानी कि केशव को समर्पित है और लिविंग टेम्पल में आता है, यानी कि अभी भी यहाँ पे पूजा जो होती है। केशव विद हनुमान एंड गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है। यहाँ पर जो है जो कथाएं हैं, लेजेंड्स हैं, उसमें केशव को हनुमान के साथ दिखाया गया है और हिरण्याकशिपु एंड नरसिंह लेजेंड, जैसे हम जानते हैं नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार थे जिन्हें हिरण्याकशिपु का वध किया था, और वराह भी विष्णु के अवतार थे जिन्हें हिरण्याक्ष का जो है वध किया था। इस प्रकार की कथाएं भी हैं यहाँ पर मंदिर में प्राप्त है, केशव हनुमान के साथ और गरुड़ के साथ, और बहुत सारी कथाएं भी हैं। यहाँ संभव नहीं है, जब कभी होयसल के जो आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे तब इसमें ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा मंदिर होयलेश्वर टेम्पल है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है और नटराज के रूप में भगवान का यहाँ पर मूर्ति है। हैलेबीड है जिसको जो है हैलेबीड टेम्पल भी कहते हैं, होयसलेश्वर टेम्पल को, और ये हासन डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा कर्नाटक के। अच्छा, ये भी शुरुआत की थी जो है विष्णुवर्धन ने, कमीशन बाय विष्णुवर्धन, और जैसे मैं बताया कि ये 12वीं शताब्दी में शासन किया और 1118 के आसपास इनको माना जाता है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होयसल टेम्पल आर्किटेक्चर। होयसल की जो मंदिर वास्तुकला में सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है इसको, होयसलेश्वर टेम्पल को, मंदिर को। लेकिन इसकी स्थिति सही नहीं है और डिलेपिटेटेड स्टेट कंडीशन में, यानी कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, ये इस बार टूटा फूटा हुआ है। 2 गर्भगृह, यहाँ पर 2 गर्भगृह हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, यानी कि 2 गर्भगृह हैं पवित्र, जहाँ मतलब गर्भगृह में जो मुख्य मूर्ति होती है मंदिर की वो स्थापित होती है। तो इस मंदिर में 2 गर्भगृह है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम। अच्छा, लेजेंड्स फ्रॉम द महाभारत एंड रामायण, यहाँ महाभारत रामायण ये प्रमुख महाकाव्य हैं, उनसे कथाएं भी यहाँ पर, उनसे ली गई पुरानी कथाओं को भी यहाँ पर प्राप्त होती हैं। अच्छा, इसके बारे में जो है पर्सी ब्राउन और फर्ग्यूसन, जिन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर पर बहुत ही डिटेल वे में लिखा है, उनके व्यू क्या है अब देखते हैं।
The temple at Halibut is the supreme climax of Indian architecture, at least as a monument to the phenomenal concentration, superb technical skill, superb and ingenuity, imagination, and profound religious consciousness of those concerned in its creation. It has no peer. जैसे मैंने कहा, पर्सी ब्राउन जाने माने जो हैं आर्किटेक्चर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इसके विषय में लिखा है। क्या कहते हैं उनके? हेलिबिड के जो मंदिर हैं बेसिकली भारतीय वास्तुकला के जो हैं सर्वोच्च निदर्शन है, चूड़ांत निदर्शन है, एग्जाम्पल है। इनकी जो तकनीक है, इसमें जो कुशलता प्रयुक्त हुई है, इसमें जो पटुता है, इसमें जो कल्पना है, और धार्मिक जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस है, यानी कि धार्मिक चैतन्यता है, सजगता है, का दूसरा कोई उदाहरण उपस्थित नहीं किया जा सकता। ये पर्सी ब्राउन ने जो है इस मंदिर के विषय में अपनी बुक में लिखा है। इसी प्रकार से दूसरे जो एक्सपर्ट हैं आर्किटेक्चर, फर्ग्यूसन, उन्होंने भी काफ़ी लिखा है। तो उन्होंने इसकी कहते हुए इस मंदिर के विषय में लिखा है कि जो लाइक द पार्थेनन ऑफ एथेंस, एथेंस यूनान की, ग्रीस की राजधानी है, जो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट्स क्लास। द पार्थेनन प्रेजेंट्स द बेस्ट इन ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड द होयसलेश्वर द बेस्ट इन ह्यूमन फीलिंग्स। ये फर्ग्यूसन की स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ग्यूसन साहब ये कह रहे हैं कि इस मंदिर की उन्होंने पार्थेनियन मंदिर से, जो एथेंस का है, उससे तुलना की है, और एथेंस का पार्थेनियन मंदिर जो है मानवीय जो प्रतिभा है, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, उसका उत्कृष्ट प्रतीक है। लेकिन होयसलेश्वर का मंदिर मानवीय भावनाओं का उत्कृष्ट प्रतीक माना है, बेस्ट इन ह्यूमन फीलिंग्स। ये फर्ग्यूसन साहब के होयसलेश्वर मंदिर के विषय में और पर्सी ब्राउन के होयसलेश्वर मंदिर के विषय में जो हैं विचार थे। अच्छा, ये जो मंदिर है ये द्वार समुद्र जो झील है उसके किनारे था। तीसरा मंदिर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है वो केशव टेम्पल है। जिसकी शुरुआत सोमनाथ दंड नायक, ये अधिकारी था, उसने शुरू की थी। और किसके समय? जो होयसल शासक नरसिम्ह थर्ड के समय, जो 13वीं शताब्दी में शासन कर रहे थे, उनके समय में सोमनाथ दंड नायक ने शुरुआत की थी। 1268 में 1268 में इन सोमनाथपुर मैसूर के पास है, मैसूर में ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी, कावेरी नदी के किनारे इस मंदिर को है। डेडिकेटेड लॉर्ड कृष्ण, नाम से ही लगता है कि ये भगवान कृष्ण विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु के कृष्ण के, भगवान विष्णु एक ही बात है, उनके 3 रूप में हैं, यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, होयसल की जो आर्किटेक्चर है इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर वेशर टेम्पल, जैसे हम जानते हैं कि मंदिर आर्किटेक्चर की भारत में 3 है, द्रविड़ आर्किटेक्चर, नागर आर्किटेक्चर एंड वेशर। तो वेशर में कि द्रविड़ दक्षिण भारत की और नागर जो उत्तर भारत की है, दोनों शैलियों का जो है मिश्रण है। ये बेसिकली क्या है? ये ब्लेंड है, मिश्रण है वेशर शैली में, जो दक्कन में मेनली रहती है। और स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ भूमिजा, भूमिजा एक प्रकार का शिखर होता है, उसका इस मंदिर होयसलेश्वर जो मंदिर जो वास्तुकला है, जो वास्तु शैली है, तो उस पर भूमिजा यानी कि जो उत्तर भारत के इंडियन जो शिखर का एक प्रकार से प्रभाव कह सकते हैं। भूमिजा का मतलब है एक प्रकार से शिखर का प्रभाव है। और इसका जो है स्टेलेट प्लान, लाइक स्टेलेट का मतलब इसका जो डिजाइन है मंदिरों का जो है वो सितारे की तरह से फैला हुआ है, विस्तृत है, दिखाई देते हैं। जो ऊपर से अगर इसको देखा जाए या चारों घूम कर देखा जाए तो मंदिर आर्किटेक्चर होयसलों के क्या है, सितारे की भांति दिखाई देते हैं। ऑन रेज प्लेटफार्म, और जो प्लेटफार्म उठे हुए प्लेटफार्म पर हैं। ये मटेरियल इन्होंने जो सोप स्टोन यूज किया है, सोप स्टोन पे मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टान होती है, जिससे ये मंदिर निर्मित हुए हैं होयसल आर्किटेक्चर के। जैसे मैंने कहा सोप स्टोन क्या है, 3 प्रकार की रॉक होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, और ये मेटामॉर्फिक रॉक होती है सोप स्टोन। गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम, हाउसेज, अ सेंट्रली प्लेस मूर्ति,
जो गर्भगृह है उसमें बीच में जो है एक मूर्ति होती है, इंश्राइन आइकॉन ऑन ए पीठ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल पर ऊंटी पीठ पर उभरे हुए स्थान पर जो है मूर्ति रखी जाती है मंदिर के बीचों बीच, ये मतलब है इसका। अच्छा हौसला मंडप क्या होता था आर्किटेक्चर में, अगर किसी ने भी इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ा है तो मंडप है, गोपुरम है, ये विमान है, ये सब टर्म्स आती हैं। मंडप क्या है? हॉल वेयर ग्रुप्स ऑफ पीपल यूज टू गैदर फॉर प्रेयर, जहाँ मंडप जो है मंदिर से जुड़ा हुआ ये एक पार्ट है जहाँ पर जो भक्तगण जो है प्रार्थना के लिए एकत्रित होते थे, उस हॉल को मंडप कहा जाता है। गोपुरम क्या है? मंदिर में एंट्री करने का जो दरवाज़ा है, जो एंट्रेंस है, उसको गोपुरम कहते हैं। ये लॉफ्टी बड़े ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पर। हाँ अच्छा, शाल भंजिका एक विमेन है जो साल के वृक्ष की टहनियों को तोड़ते हुए दिखाई गई है। कोई इसको यक्षी मानता है। इसकी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जो है वास्तुकारों ने अलग अलग इसकी व्याख्या की है, लेकिन साल भंजिका का भी अंकन मिलता है। कॉमन फॉर्म स्कल्पचर, यानी कि होयसलों के जो मंदिर हैं उसमें साल भंजिका एक महिला है जिसको साल वृक्ष की टहनियों के साथ या साल वृक्ष के साथ जो है दिखाया गया है, और ये एक आम मूर्ति के रूप में इस वास्तुकला के साथ मतलब मंदिरों में प्राप्त होती है। ये कहने का मतलब है। विमान स्ट्रक्चर ऑफ द गर्भगृह के जो है जहाँ मुख्य मूर्ति होती है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको विमान कहा जाता है। मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर की जो टर्म्स हैं शब्दों में, उसकी शब्दावली में यूज होता है ये मतलब विमान। अच्छा, सिंपल इनसाइड एंड लेविशली डेकोरेटेड ऑन द आउटसाइड, ये मंदिर जो विमान है यानी कि गर्भगृह के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से तो उसकी जो सजावट है साधारण है, लेकिन बाहर से बहुत ही उत्कृष्ट रूप से उसको सजाया गया है। ये कोरवेल डूम्स हैं, ये डूम बनते हैं बेसिकली भारत में सब पत्थरों को काट के या आगे बढ़ा के जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है कि नीचे वाला स्ट्रक्चर दूसरे को सपोर्ट करे। ये कोरवेल डूम आर्किटेक्चर का पार्ट है। यहाँ संभव नहीं है इसको डिस्कस करना। जब भी कभी भी आर्किटेक्चर में पढ़ाएंगे तो ये कोरवेल डूम कैसे होते हैं इसको बताएंगे। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेते हैं। ये होयसल्स क्योंकि ये वंश न्यूज में है इसलिए थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक रूप से इनका वर्णन भी जरूरी हो जाता है। होयसल 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच तक इन्होंने शासन किया। इनकी कैपिटल जो है बेल्लूर थी, बाद में द्वार समुद्र या हेलेबिड भी कहते हैं इसको, जो है एक ही मतलब है द्वार समुद्र, इस वक्त हेलेबिड कहते हैं। अच्छा, इसके पहले जो है प्रमुख शासक के रूप में निरपकाम थे जो 11वीं, ये इनका समय है। फिर विनादित्य, फिर ये कहें एरे यंग थे। वीर बल्लाल फर्स्ट, विष्णुवर्धन, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इन शासकों के विषय में एक प्रमुख शासक थे। नरसिंह फर्स्ट, ये इनका समय है। बल्लाल सेकंड, ये समय है। नरसिंह सेकंड, ये है। सोमेश्वर जब 20 में असल में 1254 या 55 के आसपास ये बीमार पड़ गए थे और इन्होंने अपने साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। अपने पुत्रों, 2 इनकी रानियों से अलग अलग 2 पुत्र थे तो उन्होंने डिवीजन कर दिया था इसको, जो है अपने अपने जो एम्पायर है, अपना जो शासन था उसको, राज्य को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। और एक जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे इनके नरसिम्हा थर्ड, और दूसरे जो पुत्र थे रामनाथ, ये इनके बीच में डिवाइड कर दिया गया था। इसलिए मैंने 2 अलग अलग लिख दिया है इस साइड में, क्योंकि 2 रानियों से अलग अलग पुत्र थे, ये सगे भाई नहीं थे इसका मतलब। नरसिंह तो लेकिन बाद में ये बीमारी से थोड़ा उबर गए और लंबे समय तक शासन किया बाद में, क्योंकि 1254 के आसपास 1254-55 के आसपास इन्होंने डिवीजन किया था ये अपने साम्राज्य का। अच्छा, नरसिम्हा थर्ड 1200, ये इनका टाइम है 1254 से 92 तक। फिर बल्लाल थर्ड के विषय में आप लोग जानते होंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दक्षिण अभियान भेजा था तो मलिक काफूर जो है जब दक्षिण भारत में गया, दक्कन में, तो बल्लाल थर्ड ही होयसलों के शासक वो थे, क्या कहते हैं, शासक थे। अच्छा,
इधर रामनाथ हैं और विश्वनाथ हैं, इधर बल्लाल फोर्थ इस वंश के अंतिम शासक थे। थोड़ा सा बल्लाल थर्ड के विषय में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान में ये होयसलों के शासक थे। और जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने जो हैं रिश्तेदार बहाउद्दीन गुरसास का पीछा करते करते काम्पिल गया और इधर आपके द्वार समुद्र साइड में गया, तो बल्लाल थर्ड भी उस वक्त शासन थे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बल्लाल थर्ड होयसलों के शासक थे। अच्छा, थोड़ा सा और कर्नाटक, इन लोगों ने जो है जो शासन किया वो कर्नाटक और तमिलनाडु का आसपास था। मेनली इनका कर्नाटक रहा है, लेकिन तमिलनाडु की कुछ क्षेत्र भी इनके अंतर्गत था। एक जो है होयसल, उसने होयसल जो वंश था, डिनेस्टी। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट रूलर के विषय में हम अध्ययन करना चाहेंगे, विष्णुवर्धन। ये इनका समय है 1108 से, कहीं कहीं किताबों में 1110 भी मिलता है। और अलग अलग इतिहास में कारों ने अलग अलग थोड़ा डेट में, तो इतिहास थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन 1108 से लेकर 52 तक, ये 1110 से लेकर 52 तक इन्होंने शासन किया। इनका बिटिग नाम भी था, बिटिग। बेसिकली ये पहले जो है जैन धर्म में विश्वास करते थे, और ऐसा माना जाता है कि जब ये वैष्णव धर्म के अनुयायी बन गए तो इन्होंने अपना नाम विष्णुवर्धन कर लिया। बिटिग भी इनका नाम था। ड्यूरिंग हिज रेन रामानुजाचार्यज इन्फ्लुएंस स्प्रेड इन कर्नाटक रीजन एंड वैष्णविज्म ग्रू इन पॉपुलरिटी। बेसिकली इस वक्त हम देखें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु क्षेत्र में का काफ़ी बड़े क्षेत्र में चोलों का शासन था, और रामानुजाचार्य की चोल शासकों से संबंध अच्छे नहीं थे। तो ऐसा माना जाता है कि वो उनकी प्रताड़ना से बचने के लिए, या उनको विवश किया गया राज्य छोड़ने के लिए, तो वो कर्नाटक साइड में चले आए। तो उस वक्त होयसलों के शासक विष्णुवर्धन थे, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के संपर्क में आकर, इन्हीं के प्रभाव में आकर विष्णुवर्धन ने जो है जैन धर्म को छोड़कर वैष्णव धर्म को अपनाया। अंडर हिज इन्फ्लुएंस ही गेव अप जैनिज्म, एडॉप्टेड वैष्णविज्म, और वैष्णव धर्म को अपनाया, जैन धर्म को छोड़कर। किसने? विष्णुवर्धन ने। और बिटिग से नाम रखकर परिवर्तन किया, और क्या कहा अपने आप को? विष्णुवर्धन। ही रिमूव चोलाज फ्रॉम गंगवाड़ी। गंगवाड़ी क्षेत्र जो है ये कर्नाटक में है, वहाँ से चोलों को इसने प्रभाव खत्म किया, उनको हटाया। इन द बैटल ऑफ तालकाडू के युद्ध में जो है एक प्रकार से इसको जीत प्राप्त हुई, और चोलों के प्रभाव को यहाँ से ख़त्म किया इन्होंने। फॉर दिस ही गॉट द टाइटल तालकाडुगोंड उपाधि दें। तालकाडू के युद्ध में जो चोलों को हटाया एक प्रकार से, और इसको सफलता मिली, और फिर इसने जो उपाधि ध्यान की, तालकाडुगोंड। एक दूसरी और उपाधि जो इनकी मिलती है जो है वो है नालंब वाडीगोंड, ये भी मिलती है। अच्छा, ये इन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए थे, विष्णुवर्धन ने। सोने के सिक्कों पर ये दोनों उपाधियाँ मिलती हैं, तालकाडुगोंड और नोलंब वाडीगोंड। अच्छा, लेकिन अभी ये अभिलेखों में भी काफ़ी प्रयुक्त हुई है ये नालंब वाडीगोंड। सिक्कों पर तो दोनों ही हैं, लेकिन अभिलेखों में बहुत अधिकांश, मतलब बहुत अक्सर ये अभिलेखों में उनके ये उपाधि मिली है। किसकी? विष्णुवर्धन की। ओके।